हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक में पैसों के बारे में मतलब जो अपना मनी है उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पैसों को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग मनी को मैनेज कैसे कर सकते हैं। जो भी मिडिल क्लास होता है, ठीक है, और जो जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, उसको भी मनी मैनेजमेंट के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो इस बुक के बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकाले हुए हैं जो जिसको हम लोग सुन के अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो। क्या होता है, आपने किस्सा सुना होगा कि किसी ने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में 1 CR जीत लिया था, ठीक है, सॉरी 7 CR जीत लिया था और उसको भी उसने पूरा लॉस कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पैसे होते हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं रखते, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन है, या फिर कुछ दूसरी फील्ड में भी अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, या फिर अपने पास अगर आपके पास उसको जो भी है, ठीक है, जो भी आपका कैपिटल है उसको आपको बढ़ाना है, मतलब आपके पास जो भी पैसे है अभी उसको आपको ग्रो करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं और जिससे हमें हेल्प हो सकता है, ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक लिखी है मॉर्गन हाउसेल ने, ठीक है। तो ये बुक के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट है इस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी ये जो बुक है उसको लिखा गया है कि लोगों की वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की ग्रीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर मॉर्गन हाउसल ने ये बुक लिखी है कि फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है वो। तो उसको जो भी अपनी मनी ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मनी की मतलब सबको पता है कि मनी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। जहां भी जाओ वहां पे पैसा ही चलेगा। हर जगह पे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मार्केट में निकलोगे तो आपको बिना पैसे से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हर जगह पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है वो इस बुक में दिया गया है, ठीक है। तो इस बुक को कैसे लिखा गया है, तो हिस्ट्री, मनी की साइकोलॉजी, हिस्ट्री या फिर पर्सनल सब लोगों के मिलके या फिर सब लोगों का ओपिनियन लेने के बाद ये बुक लिखी गई है, ठीक है, कि इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें, अपनी मनी के साथ की जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। अभी अगर आपका क्या ओपिनियन है मनी को लेके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मनी फॉर अस, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट देखते हैं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये द पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसके पास एक कोई अ, जो भी वर आता है, वरदान, वो मांगने के लिए जाता है कि मुझे इनाम दो, ठीक है। तो इनाम में वो क्या मांगता है, जो भी उसके उसके पास इनाम मांगने के लिए आता है, वो बोलता है कि मुझे ये जो एक मान लो कि एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, चेस बॉक्स है, ठीक है, ये चेस बॉक्स है, उसमें 64 बॉक्सेस आते हैं, टोटल 64 बॉक्सेस आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, मुझे पहले बॉक्स में एक चावल चाहिए, दूसरे में एक, दो, तीसरे में तीन, उसके बाद चार, उस तरह से मुझे सारे बॉक्स में चावल चाहिए। तो उसका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। ये स्टोरी सबने सुनी होगी। तो इसी को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं कि पहले एक होता है, उसके बाद दो होता है, उसके बाद तीन होता है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, उस तरह के जब भी इसको कंपाउंडिंग 8, 16, 32, उस इस तरह की जिसको बढ़ाते जाते हैं उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। उसी तरह मान लो कि आप अभी एक एक करके, दो दो करके, 100 200 300 करके, अगर आप अपना जो भी मनी है उसको मैनेज कर रहे हो, मतलब उसको सेव कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के थ्रू, तो वो एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसका कैलकुलेशन अलग से कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है,
द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने देखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर ओवर नॉलेज। अभी क्या होता है कि पैसों की नॉलेज होती तो है, ठीक है, पर उसको यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास अगर मान लो कि मनी है, पैसा है आपका, पर आपकी फिनेंशियल नॉलेज ठीक नहीं है, तो ये इमोशंस इमोशंस में आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है। तो इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है कि आपको आपको मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए है, और आप इसको ऐसे ही यूज कर देते हो, जैसे कि कहीं पे घूमने गए, मान लो कि 10 लाख रुपए आपके पास है अभी, ठीक है, तो आप पेरिस घूमने चले गए, ठीक है, तो ये आपका ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। अगर उतने ही है आप, तो उसको आप सेव कर सकते हो या फिर किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से हमें 10 लाख के और बढ़े, ठीक है, वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो उसका हमें ध्यान में रखना चाहिए, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है पैसों के बारे में। या फिर मान लो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपने एक लोन ले लिया, ठीक है, कोई बंदा है जिसके 25,000 या 30,000 के आजू बाजू सैलरी है, ठीक है, उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया किसी भी चीज के लिए और उसको यूज कर दिया। तो अगर मान लो कि उसका 10,000 या 12,000 का ईएमआई आ रहा है, ठीक है, हर महीने का, तो ये 5 साल का या 4 साल का जो भी वो लोन ले रहा है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो 5 साल के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 साल तो उसके उसी भरने में चले जाएंगे, ठीक है, तो दूसरा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह हमें इमोशंस में आके डिसीजन लेना नहीं चाहिए। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन एंड रिकॉग्नाइजिंग इनफ, ठीक है, ये क्या है? तो हमारे पास जो है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास है, जो साइकोलॉजी, लोगों की जो साइकोलॉजी होती है मनी के लिए, वो क्या होती है, डिससेटिस्फेक्शन होता है मोस्टली, कि हमारे पास जो है उसको बोलते हैं ये बहुत कम है, हमें और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, और रिस्क लेते जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही होता है, और मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, जो हमारे पास है उसके एकदम कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। लक, रिस्क एंड ह्यूमिलिटी, ये एक और पॉइंट्स है, लक, रिस्क एंड ह्यूमिलिटी, इसके ऊपर अलग से एक स्टोरी बनाई है मैंने, एक्चुअली इसी बुक में लिखी गई है, ये जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, इसी बुक में एक स्टोरी है बहुत जबरदस्त, एलेक्स नाम का एक लड़का है, इसकी स्टोरी है, इसका जो सक्सेस है और उसका माइंडसेट है, उसके बारे में सब दिखाएगा, उसके उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं कि वो स्टोरी क्या है और उसको उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले पहले एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, एम्ब्रेसिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये बुक में ये इस बात पे जोर दिया गया है कि अपना जो फोकस होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म गेन्स पे होना चाहिए, ठीक है, नहीं नहीं कि शॉर्ट टर्म रिवर्ट्स। इंस्टाग्राम की रील्स को देख के आप 1 लाख आज प्रॉफिट कर लिया, 2 लाख आज प्रॉफिट कर लिया, इंस्टाग्राम के पे रील्स पे आते ही रहता है ये, ठीक है। तो उसको देख के हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए, ये नहीं मना नहीं है कोई, पर उसको डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। 1 साल उसको सीखो, 2 साल उसको सीखो, उस 1 साल अगर आप टिक गए ना मार्केट में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 1 साल तक इनफ है, ठीक है, उसके बाद भी आपको अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो आप आ सकते हो। तो इस बुक में लिखा गया है कि लॉन्ग टर्म गेन्स के बारे में फोकस करो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। पर्सनल वैल्यू एंड फाइनेंस गोल्स, ठीक है, हमारा जो फाइनेंस का जो गोल है उसके ऊपर हमें अपना जो पर्सनल वैल्यू है उसको हमें देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लीड्स टू, हम सारे के सारे हमें फाइनेंशियल अप्रोच, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल अप्रोच है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए, जो भी आपका लाइफ का गोल्स है, ठीक है, उसको भी हमें ध्यान में रख के फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लो तो बहुत कुछ सोच समझ के लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। मान लो कि मैंने जैसे लोन वाला एग्जांपल लिया, 10 लाख की कोई बंदे ने लोन ली है, ठीक है, उसके पास दूसरा कुछ बैकअप है ही नहीं, तो हमें हमेशा बैकअप का ध्यान में रखना चाहिए, ये बुक में ऑथर कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये साइकोलॉजी ऑफ मनी में जो ऑथर है वो कहना चाहिए कि कहना चाहते हैं कि जो अपना इमोशंस है उसको मैनेज करना चाहिए, जो अपनी एक्सपेक्टेशन है मनी को लेकर, जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतना बना लूंगा, तो उसको एक्सपेक्टेशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अपना जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको भी हमें मैनेज करना चाहिए। तो ओवरऑल यही कुछ पॉइंट्स है जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में
लिए गए हैं, ठीक है। अभी ये हम लोग वो स्टोरी देखते हैं कि वो स्टोरी है क्या। तो एक एलेक्स नाम का लड़का है, ठीक है। वो एक उसका जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत जबरदस्त है। वो जो सोचता है वही होता है, ठीक है। वो बहुत जबरदस्त है। वो एक अपने जो भी ट्रेडर्स है, ठीक है, उसके ग्रुप में एक अच्छा नाम कमा चुका है। अभी अभी वो क्या होता है, वो कॉलेज में होता है, कॉलेज से निकल कर सीधा वॉल स्ट्रीट चला जाता है। वॉल स्ट्रीट में उत्साह से आकर्षित होकर वो क्या करता है, बहुत मतलब उसको तेजी होने लगती है, मतलब उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि उसका बहुत सारा प्रॉफिट होने लगता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसका जो मार्केट होता है उसमें नाम होने लगता है कि भाई इसको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और जो उसकी स्ट्रेटेजी है, मतलब उसकी जो रणनीति है, वो एकदम सिंपल और एग्रेसिव, मतलब सिंपल और एग्रेसिव थी। तो मतलब वो ज्यादा रिस्क ले रहा था, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी थी। जो जब भी स्टॉक नीचे होता है तब वो स्टॉक बाय कर लेता है, और ऊपर चला जाता है तब बेच देता है। मतलब ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करता है कि वो जिसमें अ, जल्दी से ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। ऐसी कंपनी वो आइडेंटिफाई करता है, उसमें इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे एलेक्स की सफलता आसमान छूती गई, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास, मतलब कॉन्फिडेंस भी उसका बढ़ता गया। वो मतलब उसको जो भी मनी है, ये जो साइकोलॉजी की मनी की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर हावी होने लगी, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वो ज्यादा जोखिम लेने लगा, मतलब रिस्क उसने ज्यादा ले लिया। जोखिम वाली तकनीकी शेयरों में 2 गुना कर दिया, मतलब उसने क्वांटिटी साइज अपनी डबल कर दी, ठीक है। कुछ समय के लिए उसका फल मिला, ठीक है। उसको थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। उसने क्या किया, उसको प्रॉफिट मिलता गया, अच्छा अच्छा प्रॉफिट मिला। तो उसने क्या किया, उसका जो क्वांटिटी साइज था, मान लो कि ये थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करा था, उसने क्वांटिटी डबल कर दी एकदम, ठीक है। तो उसका थोड़े टाइम तक उसको प्रॉफिट अच्छा मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। लेकिन जीतने के रोमांच लेकिन लेकिन जीतने के रोमांच के आत्मविश्वास बदल गया। मतलब कुछ टाइम तो उसको प्रॉफिट होने लगा। उसके बाद उसकी जो साइकोलॉजी मनी में लिखा है कि उसको गोल्डन बॉय के नाम से जानने लगे सब लोग, ठीक है। वो उसको मार्केट में नाम हो गया कि वो एक गोल्डन बॉय है, ठीक है। उसके हिसाब से उसको जानने लगे। तब कि अपने संभवित लाभ को अधिकतम लिए पैसे उधार भी लिए। उसने क्या किया, उधार कुछ पैसे ले लिए, ठीक है, लोगों के पास, और उसको वापस इन्वेस्ट करने लगा, ठीक है। एक बार क्या होता है, उसका जो मनी है, ठीक है, वो फंस जाता है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसका जो मनी है वो कुछ फंस जाता है, उसका मतलब कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उधार पैसे ले लेता है, और उसके बाद उधार पैसे के उसको भी इन्वेस्ट कर देता है। अभी ये क्या करता है, अभी देखो, अभी ये मेन पार्ट है स्टोरी का, कि अभी होता क्या है। वो जो उसके पास पैसे थे वो तो उसने लॉस कर दिए। अभी वो उधार लेके भी मार्केट में डाल रहे हैं, ठीक है, और उसको भी लॉस कर रहा है। अभी उसको उसको जो पैसे है, ठीक है, उसको नहीं बचाना है, उसकी जो मार्केट में जो इज्जत है उसको बचाना है, ठीक है। उसकी जो प्रतिष्ठा बनाई गई है, ठीक है, उसको बचाने के लिए लग जाता है। फिर बाजार में मंदी आ गई, ठीक है। मार्केट बियरिश हो गया, लॉस में चला गया, ठीक है। तो उसको उस उसको नजरअंदाज करके, लेकिन जल्द ही उसका आ, मतलब सावधानी पूर्वक बनाया गया था साम्राज्य ढलने लगा। मतलब जो उसने बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके, जो उसने उसका जो कैपिटल बनाया था या फिर उसका साम्राज्य बनाया था, ठीक है, वो लॉस में होने लगा। तकनीकी शरह में गिरावट आई, और उसने पैसा उधार लिया था, और उसने वो भी कर्ज जोड़ दिया, ठीक है। अभिमान और भय ने उसे अपनी रणनीति आवश्यक समायोजन में से रोक दिया, ठीक है। उसमें अभी क्या होता है, उसको उसने जो प्रॉफिट किया था वो भी लॉस हो गया, जो कर्ज लिया था वो भी लॉस हो गया, ठीक है। उसमें दो ही एक चीज हम लोग बोल सकते हैं इसमें, कि उसका ईगो ईगो और फियर, ये दो इमोशंस है। तो अपने जैसे हमने पहले जो पॉइंट्स थे उसमें हमने बताया कि हमें जो अपना इमोशंस है उसको कंट्रोल में रख के, हमें जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है उसको इमोशनल कंट्रोल रख के ही करना चाहिए, ठीक है। तो इस बुक में ये दिखाया गया है कि
एलेक्स की स्टोरी के हिसाब से हम लोग ये जान सकते हैं कि एलेक्स उत्थान और पतन व्यापार की दुनिया में भाग्य और जोखिम के अनुप्रस्थित प्रकृति का एक स्पष्ट अनुस्मारक था। मतलब हमें हमारा जो रिस्क है, ठीक है, उसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। मान लो कि आपको 50,000 रिस्क लेना है, मान लो कि आपका रिस्क 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, तो हमें उतना ही रिस्क लेना है। 1 लाख है, ठीक है, तो उतना ही रिस्क हमें लेना है। फिर चाहे आसमान और धरती एक हो जाए, ठीक है, उतना ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा हम लोग 1 रुपया भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपको आपने मान लो कि 50K का रिस्क ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपको 20K का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 20K का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप फुल रिस्क ले सकते हो, ठीक है। उस तरह से हमें अपना जो भी आपका ट्रेडिंग है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस बुक में अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल और ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जिससे आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद, थैंक यू।